नमस्कार और स्वागत है ग्लोबल अफेयर्स में, जहां हम भारत और दुनिया की विदेश नीतियों, वैश्विक घटनाओं और रणनीतिक परिवर्तनों पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे उन 3 महत्वपूर्ण बोझों के बारे में जो भारत की विदेश नीति पर अतीत से असर डालते हैं। 1947 का विभाजन, आर्थिक सुधारों में देरी और परमाणु क्षेत्र में देर से प्रवेश। क्या ये बोझ अब भी भारत की वैश्विक स्थिति को प्रभावित करते हैं? चलिए जानते हैं। स्वागत है। आज हम भारत की विदेश नीति की परतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जी। खास तौर पर वो ऐतिहासिक वजहें जिन्होंने इसे एक शक्ल दी है, और हाँ, भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, इस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास एक दस्तावेज है, इंडिया द नेक्स्ट जियोपॉलिटिक्स मास्टर। इसी के कुछ हिस्सों पर यह चर्चा आधारित है। हाँ, और ये दस्तावेज भारत की विदेश नीति के सामने जो अहम चुनौतियां हैं और आगे क्या रास्ते हो सकते हैं, उसकी बात करता है। तो इरादा यही है कि इसमें जो मुख्य विचार हैं, जो विश्लेषण है, उसे पकड़ा जाए। जी हाँ। शुरुआत उन ऐतिहासिक बोझों से होती है जिनका जिक्र इसमें है। जैसे पहला, 1947 का विभाजन। हाँ, विभाजन का जिक्र, लेकिन ये दस्तावेज उसे सिर्फ एक घटना की तरह नहीं देखता। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके गहरे असर की बात करता है, जैसे जनसांख्यिकीय और राजनीतिक कमजोरी। और दिलचस्प बात यह कि इसे चीन को मिले एक अप्रत्याशित रणनीतिक लाभ से भी जोड़ा गया है। सही कहा। दस्तावेज का तर्क यही है कि विभाजन ने उपमहाद्वीप में जो शक्ति संतुलन था, उसे इस तरह बदला कि चीन को पैर पसारने की ज्यादा जगह मिल गई। अच्छा। ये सिर्फ सीमा का बंटवारा नहीं था, एशिया के रणनीतिक नक्शे पर एक बहुत बड़ा फेरबदल था ये। और फिर आर्थिक सुधारों में देरी का मुद्दा है। हाँ, वो भी है। दस्तावेज कहता है कि भारत चीन से लगभग 15 साल पीछे रह गया। 15 साल? जी, 15 साल। ये सिर्फ समय का अंतर नहीं, ये तो क्षमताओं का एक बहुत बड़ा फासला बन गया। इसका असर तो आज भी महसूस होता होगा। निश्चित रूप से। विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है कि इस देरी का एक सीधा नतीजा ये हुआ कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में, वैश्विक सप्लाई चेन में वो जगह नहीं बना पाया जो चीन ने बना ली। तो ये सिर्फ एक आर्थिक खाई नहीं, बल्कि एक तरह से एक रणनीतिक कमजोरी भी बन गई, और उसे पाटना आज भी एक चुनौती है। सही। और तीसरा बोझ, परमाणु विकल्प अपनाने में जो देरी हुई, वो बताया गया। जी हाँ। ऐसा लगता है कि इस देरी ने भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बढ़त से कुछ समय के लिए दूर रखा। हाँ, दस्तावेज के अनुसार तो यही है। इससे भारत को वो प्रभाव और निवारक क्षमता हासिल करने में ज्यादा वक्त लगा जो शायद पहले मिल सकती थी। तो विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि इन ऐतिहासिक चूकों पर एक तरह से आत्ममंथन जरूरी है। हाँ, ये समझने के लिए कि क्या अलग किया जा सकता था, लेकिन साथ ही अब इन पर ध्यान दिया जा रहा है, ये भी कहा गया है। चलिए अब थोड़ा वर्तमान और भविष्य की तरफ देखते हैं। दस्तावेज कहता है कि दूर की घटनाओं से ज्यादा हमारे आसपास जो हो रहा है वो ज्यादा अवसर देता है। जी। यहीं पर पड़ोस प्रथम नीति का जिक्र आता है। हाँ, पड़ोस प्रथम। इसका विचार है उपमहाद्वीप में उदारता से आर्थिक और सामाजिक संबंध बनाना। विश्लेषण मानता है कि अगर इसे सही ढंग से लागू किया जाए तो ये भारत के हित में काम कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ पड़ोस तक ही सीमित नहीं है शायद। नहीं। दस्तावेज तर्क देता है कि पड़ोस की इस भावना को पूर्व में आसियान देशों तक और पश्चिम में खाड़ी देशों तक फैलाना भी उतना ही जरूरी है। अच्छा। और साथ ही दक्षिण में जो समुद्री क्षेत्र है उसे सुरक्षा के दायरे में लाना भी अहम है। तो इन सब का मिलाजुला असर शायद विभाजन से जो रणनीतिक नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर सके। हाँ, कुछ हद तक। विश्लेषण इसी संभावना की ओर इशारा करता है। ये दिलचस्प है। और आसियान की भूमिका, दस्तावेज उसकी एकता को भारत के लिए अवसर बताता है। ये अवसर किस तरह का है? देखिए, विश्लेषण के मुताबिक एक एकजुट और केंद्रीय भूमिका निभाने वाला आसियान वो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है। और ये भारत को इस क्षेत्र के साथ आर्थिक और रणनीतिक रूप से जुड़ने के लिए एक मजबूत मंच देता है, और शायद चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में भी सहायक हो सकता है। एशिया में शक्ति संतुलन की बात भी है, जिसमें जापान की स्थिति का जिक्र है। विभाजन और फिर जापान पर जो प्रतिबंध लगे, उसने इसे कैसे प्रभावित किया? हाँ, दस्तावेज बताता है कि विभाजन ने तो एशिया में शक्ति संतुलन को पहले ही बिगाड़ दिया था।
फिर 1945 के बाद जापान की जो सीमित सैन्य भूमिका रही, उसने इस समीकरण को और जटिल बना दिया। अब आज जापान अपनी सुरक्षा नीति पर फिर से सोच रहा है। हाँ, बिल्कुल। और इसका सीधा असर भारत की रणनीतिक गणनाओं पर भी पड़ता है। एशिया में बदलाव की हवा काफी तेज है। तो कुल मिलाकर काफी उथल-पुथल है, लेकिन दस्तावेज का रुख आशावादी लगता है। हाँ बिल्कुल, वैश्विक अस्थिरता के बावजूद विश्लेषण आशावाद का कारण देखता है। वो याद दिलाता है कि पिछले कुछ दशकों में काफी प्रगति हुई है, जीवन स्तर सुधरा है। तो निराशावादी होने के बजाय संभावना पर ध्यान देने की बात है। जी हाँ, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर जो संभावनाएं मौजूद है, उन पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है। तो संक्षेप में कहें तो ये विश्लेषण दिखाता है कि भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक बोझों से, जैसे विभाजन, आर्थिक सुधारों में देरी, परमाणु विलंब, इनसे जूझते हुए भी हाँ, पड़ोस प्रथम नीति, पूर्व और पश्चिम तक पहुंच, समुद्री सुरक्षा और आसियान जैसे मंचों के जरिए सक्रिय रूप से अवसर तलाश रही है। और बना भी रही है। बिल्कुल। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी दस्तावेज एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, ये मानते हुए कि आज के फैसले ही कल का भविष्य तय करेंगे। और यहीं हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसा कि ये विश्लेषण कहता है कि आज के विकल्प भविष्य को आकार देंगे, तो जरा सोचिए, वर्तमान की कौन सी ऐसी अप्रत्याशित वैश्विक घटनाएं या रुझान हैं जिनका शायद इस दस्तावेज में उल्लेख नहीं है, पर वो भारत के इन रणनीतिक अवसरों और चुनौतियों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं, अतीत की गलतियों से सबक लेकर भारत अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। ग्लोबल अफेयर्स में हम हमेशा इस तरह की दिलचस्प और महत्वपूर्ण चर्चाएं लाते रहेंगे, ताकि आप दुनिया भर की घटनाओं और नीतियों को बेहतर तरीके से समझ सके। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, जब हम और भी वैश्विक मुद्दों पर गहराई से विचार करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जागरूक रहें।